गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो वस्त्रोपयोगी रेशे हैं उनके वर्गीकरण में मानवकृत रेशा रेयॉन के बारे में जानकारी दूंगी। रेयॉन मानवकृत रेशा माना जाता है क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, अपितु या प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं या पेड़ों की जो लुगदी होती है या बांस की जो लुगदी होती है, कपास की जो रुई होती है या इस तरह की चीजें जो हम पेड़ के अंदर से सेल्यूलोज के रूप में पाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उसको अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है रसायनों के साथ मिला करके, और फिर उसे स्पिनरेटर, एक छन्नी होती है जिसमें महीन महीन से छेद होते हैं, उससे निकाल करके उस पे यांत्रिक ताप से सुखाया जाता है। उस पे जलधारा करके रेशे को धो करके उसका उसको कठोर किया जाता है, उसे धागे के रूप में बनाया जाता है। इसलिए इसे मानवकृत रेशा कहा जाता है। यानी कि हम प्रकृति की सामग्री तो लेते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती है उन सामग्रियों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा इसे रेशे का रूप देते हैं। इसलिए इसे मानवकृत रेशा कहा जाता है, ना ही प्राकृतिक रेशा कहा जाता है और ना ही रासायनिक रेशा कहा जाता है। क्योंकि जब हम इसमें सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं, जो सेल्यूलोज हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से मिलता है, पेड़ पौधों और बांस, कपास, इन सब की लुगदी से, रुई पट्टियों से, इनसे जो सेल्यूलोज मिलता है, इनका जब हम प्रयोग रसायन के साथ मिलाकर करते हैं तो मनुष्य के द्वारा ही इन्हें रेशे का रूप दिया जाता है। इसके निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं। अगर हम रेयॉन के रेशे को बनाने की बात करें तो इसको बनाने के लिए 3 स्टेप से होकर गुजरना होता है। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कच्ची सामग्री को घोलकर मिश्रण बनाना, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजें, उनसे सेल्यूलोज लेते हैं, जैसे कि बांस है उसमें मिलने वाला सेल्यूलोज है, या पौधों के बीज की लुगदी है उसका जो सेल्यूलोज होता है, या कागज है या कपास की रुई है, इनमें जो सेल्यूलोज पाया जाता है उसको लेते हैं और उसे घोल करके मिश्रण बनाते हैं। किसमें घोलते हैं? कुछ रसायन होते हैं जिनमें ये घुल जाते हैं और उसमें घोल करके इनका मिश्रण तैयार करते हैं। फिर स्पिनरेटर। स्पिनरेटर क्या होती है? एक कीप नुमा छन्नी होती है जिसमें जो कीप का खुला वाला भाग होता है उस साइड में महीन महीन से छेद बने होते हैं। उन छेदों से होकर के जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकलता है और धागे का रूप लेता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, सुखाना, जो मैंने अभी आपको बताया कि यांत्रिक ताप दे करके उसको सुखाया जाता है, उस पर पानी के छींटे मार करके उन्हें धागे का रूप दिया जाता है। तो ये जो विधि है ये हो जाती है सुखाना। यानी कि पहले तो हम कच्चे पदार्थों का मिश्रण लेंगे, उन्हें घोलेंगे और एक घोल तैयार करेंगे, फिर स्पिनरेटर से उस घोल को बाहर निकालेंगे, और जब वो बाहर निकल रहा होगा तो उस समय उसको हम यांत्रिक विधि से सुखाएंगे और उस पर उसको ताप और दाब के द्वारा उसे धागे का रूप देंगे। तो इन 3 अवस्थाओं से होकर के ही हमारा रेयॉन का धागा तैयार होता है। रेयॉन रेशा बनाने के लिए गोंद, रुई की पट्टियां, पेड़ के तने की लुगदी, बांस आदि प्राकृतिक वस्तुओं का हम लोग रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम रेशा बनाने की बात करते हैं रेयॉन की, तो जो कच्ची सामग्री उसमें प्रयोग होती है वो इनके द्वारा हमें मिलती है। इसलिए इसे रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर भी कहते हैं, यानी कि पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर। इसमें आश्चर्यजनक चमक होती है, चिकनाहट और सुंदरता होती है, कोमलता होती है, लचीलापन होता है तथा प्रत्यास्थता होती है। इसलिए ये वस्त्र जो है वो परिधान के लिए सुंदर माने जाते हैं। यानी कि इस जो रेयॉन के वस्त्र होते हैं उनसे ज्यादातर पहनने योग्य वस्त्र बनाए जाते हैं, या जहां पर हमें सुंदरता को दिखाना होता है, चमक दिखानी होती है एक्स्ट्रा, या चिकनाहट दिखानी होती है, वहां पर हम रेयॉन रेशे से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं के रेशे में कि इसकी बनाने की विधि क्या होती है। जो मैंने अभी बताया कि 3 विधियां इसमें जरूरी होती हैं, तो वो विधियां कैसे फॉलो होती हैं वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। रेयॉन का निर्माण का आधार वही है जो रेशम का होता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब हम लोग रेशम के रेशे की बात करते हैं तो रेशम का रेशा हमें कैसे प्राप्त होता है? सहतूत की पत्तियों पर जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है। वो कीड़े सहतूत की पत्तियां खाते हैं और उनका पाचन करते हैं। जब वो सेलुलोज यानी पत्तियों से सेलुलोज खा करके उसका पाचन करते हैं तो वो प्रोटीन फाइबर बन जाता है, उनके पेट में पचता है और प्रोटीन फाइबर बनता है।
जब वो धागा बाहर निकलता है, यानी कि जब उनके मुंह से वो लार बाहर निकलती है और चारों तरफ लिपटती जाती है, सूखती जाती है, तो उससे जो रेशा मिलता है वो रेशा प्रोटीन फाइबर हो जाता है। लेकिन जब हम मानव निर्मित धागे की बात करते हैं, मानवकृत रेशे की बात करते हैं, तो इसमें जो हम सेलुलोज पदार्थ लेते हैं वो सेलुलोज पदार्थ पेट में जाकर के प्रोटीन में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि उसको रासायनिक विधि से घोल दिया जाता है, तो वो सेलुलोज का सेलुलोज ही रह जाता है। यानी कि निर्माण विधि तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेशम की थी, कि पहले सेलुलोज को खाया गया, पचाया गया, और इसके बाद जो उससे बाहर निकला वो धागा, जो लार बाहर निकली वो उसने धागे का रूप ले लिया। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज को पचाते हैं रासायनिक विधि से, और फिर जो जो स्पिनटर होती है उन छिद्रों से इस घोल को बाहर निकालते हैं, जो धागे के रूप में सूखती जाती है। तो जो रेशम बनाने की विधि होती है, यानी रेशम के धागे के निर्माण की जो विधि होती है, सेम निर्माण विधि हमारी रेयॉन की भी होती है। इसमें हम लोग जिस स्पिनटर का प्रयोग करते हैं उस वह जो छिद्रयुक्त स्पिनटर है, यानी कि टोटी, वो बहुमूल्य धातु का बना होता है, जैसे प्लेटिनम आदि का बना होता है। इसलिए बहुमूल्य धातु का उसमें प्रयोग करते हैं क्योंकि जब हम उस सेलुलोज के घोल में, यानी कि सेलुलोज जो होता है उसको घोलने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ अम्ल और कुछ क्षार होते हैं। तो इन अम्ल और क्षार का प्रभाव इस स्पिनटर पर ना पड़े, इसलिए अच्छे धातु का प्रयोग करके इस स्पिनटर को बनाया जाता है। तैयार घोल को इस टोटी में डाल दिया जाता है, यानी स्प्लिटर में डाल दिया जाता है, और इसके छिद्रों से होकर यह घोल अविरल धागे के रूप में बाहर निकलता है और सूखता जाता है। तो रेशम का जो रेयन का जो रेशा है वो बनने के लिए क्या हुआ, सेलुलोज का पदार्थ लिया गया, उसको रासायनिक विधि से घोल तैयार किया गया, इस घोल को स्पिनटर में डाला गया, यानी कि एक छन्नी में डाला गया, जिस छन्नी में नीचे बारीक बारीक महीन छेद थे। इन छेदों से होकर के जब घोल बाहर निकला तो वो धागे के रूप में बाहर निकलता गया और उसे यांत्रिक विधि से सूखा गया और धागे का रूप दे दिया गया। रेयॉन के निर्माण के लिए सेलुलोज को रासायनिक विधि से तरल द्रव में परिवर्तित किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि जो सेलुलोज होता है उसको घोलने के लिए हम लोग रसायनों का प्रयोग करते हैं। यह सेलुलोज कपास की लुगदी, पेड़ के गूदे, इन सब से प्राप्त होता है। इस तरलतों को स्प्रेडर में से निकाला जाता है, जहां पर ताप नियंत्रित होता है, यानी कि जब वो घोल स्पिनटर के छेदों से बाहर निकल रहा होता है तो एक नियंत्रित ताप के द्वारा बाहर निकलता है। इसमें जमाने वाले पदार्थ का माध्यम रखा जाता है, जिससे कि वो रेशे के रूप में निकलता जाए, जमता जाए, जिससे तरल द्रव जमकर सूखकर धागे के रूप में निकलता है। इसके बाद इसमें ऐठन तथा बटाई देकर धागा तैयार कर दिया जाता है। जब स्प्रेटर से धागे के रूप में रेशा बाहर निकलता है तो इस रेशे पर ऐठन दी जाती है और जितनी बटाई हमें चाहिए होती है उतनी बटाई की जाती है। ये प्रोसेस एक तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे घर में सिवई बनाने वाली जो मशीन होती है, जब हम उसके अंदर आटा डालते हैं और उसको चलाते हैं तो जो लच्छे गिरते हैं वो सूखे सूखे से होते हैं, वो आपस में चिपकते नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब हम स्पिनटर से उस घोल को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस समय जो उसका ताप है वो नियंत्रित किया जाता है और उसमें एक जमाने वाला पदार्थ रखा जाता है, जिससे कि वो धागे आपस में चिपके ना और जब बाहर आए तो वो धागे के रूप में बाहर निकले। अब हम लोग रेयान की अगर बात करते हैं तो रेयान 3 प्रकार के होते हैं और इनमें जो भिन्नता होती है वो जो रेयॉन होते हैं वो 2 प्रकार के रेयॉन होते हैं, और इन 2 प्रकार के रेयॉन में जो भिन्नता पाई जाती है वो भिन्नता इनमें पाए जाने वाले इन 3 प्रकारों पर निर्भर करती है कि क्यों ये रेयॉन बनाने की एक ही विधि है। रेयॉन कैसे बनता है, हम लोग उसमें कच्चा जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो हमारे प्राकृतिक चीजें होती हैं, उसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं और घोल तैयार करते हैं। लेकिन जो हम रेयॉन बना रहे हैं उस रेयॉन में जो हम रसायन प्रयोग कर रहे हैं या जो हम कच्चा पदार्थ ले रहे हैं या जो उनके बनाने की निर्माण प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, उसी के आधार पर इनके प्रकार भी निर्भर होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कि कच्चे माल की किस्म जिससे सेलुलोज मिलता है, यानी कि हम किस चीज को ले रहे हैं, हम लोग कपास की लुगदी ले रहे हैं या पेड़ का गुदा ले रहे हैं या बांस का प्रयोग कर रहे हैं, कागज का प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं रेशे को बनाने के लिए, इससे भी उसका प्रकार पता चलता है। दूसरा हुआ उस रसायन का प्रयोग जिससे उसे द्रव में बदला जाता है। अब
जरूरी नहीं है कि हर रेयॉन में हम एक ही तरह का रसायन प्रयोग करें। अलग अलग बनाने के लिए उसमें हम अलग अलग रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो इससे भी उनके प्रकार में भिन्नता आती है। तीसरा है निर्माण की जिन विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया गया है, यानी कि हर प्रकार के जब हम बनाते हैं तो कहीं पर हम घोल में ही ताप नियंत्रित करते हैं और जमने वाला माध्यम रखते हैं, कहीं पर हम किसी अल्कोहल के माध्यम से उनको ज़्यादा शुद्ध करके या ज़्यादा स्टेप्स के द्वारा उनमें भिन्नता लाने का प्रयास करते हैं। तो ये 3 विधियां हैं जिनके द्वारा रेयॉन के प्रकार में भिन्नता लाई जा सकती है। अब बात करते हैं रेयॉन के प्रकार की। तो स्रोतों के आधार पर रेयॉन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन और दूसरा है एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन। हम लोगों को अपने सिलेबस में पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन के बारे में ही बताना है। ये नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन होते हैं। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज में एक नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन होता है, एक विस्कस रेयॉन होता है, एक कुप्रोमोनियम रेयॉन होता है, यानी कि ये 3 प्रकार के रेयॉन की वैरायटी पाई जाती है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन में। तो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन और कुप्रोमोनियम रेयॉन, ये जो तीनों रेयॉन के प्रकार हैं, ये हमारे पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन के प्रकार माने जाते हैं। और इनमें जो भिन्नता आती है वो उन्हीं 3 आधारों पर आती है कि हमने कौन सा कच्चा पदार्थ यूज किया है, कौन से रसायन घोल बनाने के लिए यूज किए हैं और किन विशेष विधियों का प्रयोग करके इन रेयॉन का निर्माण किया है। बच्चों, आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ रेयॉन है, इसलिए इससे आने वाली जो वीडियो है, यानी आगे की जो वीडियो है, उसमें मैंने आपको रेयॉन की जो विशेषताएं बताई हैं वो रेयॉन की विशेषताएं बताई हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन या कुप्रोमोनियम रेयॉन या फिर एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन की विशेषताएं नहीं बताई हैं। जो कॉमन रेयॉन की विशेषताएं होती हैं उनके बारे में ही जानकारी वीडियो में दी गई है। अब रेयॉन की तैयारी की बात आती है कि जब हमें रेयॉन का निर्माण करना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, रेयॉन का रेशा कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो रेयॉन का रेशा बनाने की विधि है वो नॉर्मल विधि की बात की जा रही है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं की जा रही है। तो रेयॉन की जब घोल तैयार होता है तो उस समय जब उससे रेशा बनाना होता है तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है चमक कम करना। जब हम रेयॉन का रेशा बना रहे होते हैं, यानी कि घोल तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें जो रसायन प्रयोग करते हैं उनके द्वारा या जो कच्चा पदार्थ हम लेते हैं, कच्ची सामग्री जो लेते हैं उनके द्वारा उसमें अद्भुत चमक होती है, बहुत ज्यादा चमक आ जाती है जो अखरने वाली चमक होती है। तो उस रेशा बनाते समय उस चमक को कम करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसका जो पहला स्टेप है रेयॉन की तैयारी में वो होता है चमक को कम करना। रेयॉन निर्माण के समय इसमें अत्यधिक चमक आ जाती है, अतः इसे कम करने के लिए इसमें चमक का परिणाम निश्चित करने वाले रसायनों को मिला दिया जाता है। जितनी हमें चमक चाहिए होती है उतने रसायन मिला करके हम इसकी चमक को निश्चित कर लेते हैं कि हमें कितनी चमक अपने रेशे में रखनी है। दूसरा है रेयॉन के धागे का निर्माण, किस तरह से धागा बनाया जाता है। रेयॉन का रेशा जितनी लंबाई तथा जितनी मोटाई का चाहिए उतनी लंबाई और व्यास वाला रेशा आसानी से बनाया जा सकता है। ये कैसे डिपेंड करता है, अगर हमको रेशे छोटे बनाने हैं तो हम रेशों को काटते जाएंगे, जब वो लच्छे निकल रहे होंगे नीचे की तरफ उनको काटते जाएंगे, छोटे रेशे मिल जाएंगे। अगर हमें अधिक लंबाई का रेशा चाहिए तो हम उनको लपेटते जाएंगे और जितनी लंबाई का रेशा हमें चाहिए उतनी लंबाई का रेशा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है मोटाई की बात, उनके व्यास की बात कि रेशों का व्यास कैसे निर्धारित करेंगे। तो जब हम घोल को स्पिंडरेटर यानी कि छिद्रों वाली छन्नी में डालते हैं तो ये छन्नी कई व्यास की होती है, कुछ मोटे होते हैं छेद, कुछ पतले छेद होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं, कुछ जितना मतलब आपको चाहिए उस अनुपात के व्यास वाला आप स्पिंडरेटर यूज कर सकते हैं। इसी आधार पर आप जितनी मोटाई का धागा चाहें उतनी मोटाई का धागा प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है रेयॉन के वस्त्रों में, एक तो होता है इकहरे धागे और दूसरा होता है बहुरेशे। इकहरे धागों की बात, जब हम रेयॉन के वस्त्रों की बात करते हैं, जब रेयॉन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, उनकी बुनाई की जाती है, तो जहां पर हम इकहरे धागे तैयार करते हैं, इकहरे धागों की बात करते हैं, तो ये धागे अधिक मजबूत होते हैं, अधिक तनाव सामर्थ्य वाले होते हैं। इनको इसलिए मजबूत और तनाव सामर्थ्य वाला बनाया जाता है ताकि जब इनकी बुनाई की जाए तो ये उस पर पड़ने वाले झटकों को आसानी से सह लें, टूटे ना, क्योंकि हम इकहरा धागा यूज कर रहे हैं। अगर धागा टूट गया तो बुनाई हमारी वहां पर खंडित हो सकती है। इकहरे रेशे होजरी के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो होजरी के कपड़े होते हैं आपने देखा होगा वो महीन होते हैं और उनमें इकहरे धागों का ही प्रयोग किया जाता है। जब कभी उनका वस्त्र खोलिए तो एक धागे की को जब हम खोलते हैं तो वो खुलते चले जाते हैं। इकहरे धागे
से बने वस्त्र मजबूत माने जाते हैं। बहुरेशे, होजरी के अतिरिक्त रेयॉन के अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों में बहुरेशों का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक रेशों को मिलाकर बांटकर रेशा बनाया जाता है। जब हम लोग बहुरेशों की बात करते हैं तो जब आप लोगों ने धागे की पढ़ा था, साधारण धागे और मिश्रित धागे, तो साधारण धागों में हम लोग या तो एक धागे का प्रयोग कर रहे थे या एक धागे में ही उसको 1 प्लाई 2 प्लाई 3 प्लाई करके जो धागे यूज कर रहे थे। तो वैसे ही जब हम रेयॉन की बात करते हैं तो रेयॉन में जब हम एक धागे की जगह 2 या 2 से अधिक धागों को लेते हैं तो उनको आपस में मिला लिया जाता है और उनको बांट दिया जाता है, उन पर बटाई प्रक्रिया की जाती है जिससे वो एक रेशा बन जाए। यानी कि वो धागा होता 3-4 रेशों का है, लेकिन उन पर बटाई करके उनको एक धागा बना लिया जाता है। ये रेशे मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, मजबूत और तनाव सामर्थ्य वाले होते हैं, क्योंकि कई धागे आपस में मिलाए जाते हैं, उन पर बटाई प्रक्रिया की जाती है, इसलिए वो थोड़े से सॉफ्ट दिखते हैं और लचीले होते हैं, उनमें खिंचाव ज्यादा होता है और मजबूत होते हैं। तो इकहरे धागे जो होजरी के वस्त्र बनाने में प्रयोग होते हैं, बहुरेशे धागे जो होजरी के अतिरिक्त अन्य वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। कताई की हुई रेयॉन, यहाँ पर जब हम वस्त्रों की बात करते हैं तो ऐसे धागों से बने वस्त्र स्पन रेयॉन कहलाते हैं। यानी कि जो कताई की हुई रेयॉन होती है उसमें हम लोग जो लंबे धागे होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन्हें खींचकर कताई तथा बटाई करके धागा बनाया जाता है। जब हम लोग कपास से निर्मित वस्त्रों की बात करते हैं तो जैसे कपास के जो वस्त्र होते हैं, क्योंकि कपास की लंबाई, रेशों की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, छोटी होती है, तो उन्हें आपस में बांट करके कताई करके धागा तैयार किया जाता है, अविरल धागा तैयार करते हैं और उससे वस्त्र बुनते हैं। तो सेम वही गुण लाने के लिए यहाँ पर भी हम जो लंबे रेशे होते हैं उनको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, फिर उनको खींचकर उनकी कताई और बटाई करके इनसे वस्त्र बनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है स्पन रेयॉन से बने वस्त्रों का, कि ये वस्त्र शरीर पर चिपकते नहीं हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, तो जब इनकी कटाई की जाती है तो जो रेशे होते हैं वो इनमें उभार ला देते हैं, तो ये डायरेक्ट शरीर पर चिपकते नहीं हैं और ये जो होता है हल्का शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। स्पन रेयॉन कताई की हुई रेयॉन से बनाए जाते हैं। रेयॉन की तैयारी, यानी कि जब हम इसके लास्ट स्टेप में आते हैं तो सबसे लास्ट में जो स्टेप होता है जब हम रेयॉन की तैयारी कर रहे होते हैं, धागे बना रहे होते हैं, तो वो होती है परिसज्जा। जब हमारा सब कुछ हो जाता है, हमारे धागे बन जाते हैं और उन पर जो हमें चमक देनी होती है, जो उनसे धागे तैयार करने होते हैं, उन पर जो बटाई देनी होती है, ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद हम इन वस्त्रों पर परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा में जो उनमें कमियां होती हैं उनको छिपाने का या उसकी सुंदरता को और ज्यादा निखारने का या उनके गुणों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। रेयॉन के वस्त्रों पर इस्त्री करके, नक्काशी करके, रोएं उठाकर, उन्हें कड़ा करके, उन्हें जल अभेद बना करके, सिलवट प्रतिरोधकता ला करके उनको आवश्यकता अनुसार तैयार करने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। ये सब परिसज्जाएं उन पर की जा करके उनको ऐसा वस्त्र बनाया जाता है जो हम अपने उपयोग में लाते हैं या उनकी सुंदरता को और ज्यादा निखारा जाता है। तो ये तो थी रेयॉन को तैयार करने की विधि कि किस तरीके से रेयॉन का धागा बनाया जाता है और धागा बन जाने के बाद हम उनमें क्या क्या स्टेप करते हैं, यानी कि जब हम उसमें कब ऐठन देते हैं, कब उनकी चमक को कम किया जाता है या उनकी चमक को बढ़ाया जाता है, कितनी लंबाई और कितनी मोटाई का धागा हमें बनाना होता है और किस प्रकार के धागों का प्रयोग हमें किन वस्त्रों में करना होता है। बच्चों, इसके आगे की वीडियो में मैंने इसकी विशेषताएं बताई हैं, तो आप लोग जब अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे या फिर जब वीडियोस देख रहे होंगे तो दोनों वीडियो एक साथ देखने पर आपको रेयॉन तैयार करने की विधि और रेयॉन की विशेषताएं साथ साथ मिल जाएंगी। धन्यवाद।